आधी रात के वक्त इंस्पेक्टर अभय रिवॉल्वर लोड करके दबे पांव पुरानी मिल के अंदर दाखिल होने वाला था कि तभी एक रहस्यमयी साया उसके सामने से निकलकर भागा। कितनी भी कोशिश कर ले इंस्पेक्टर, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं हवा हूँ, हवा। तू जो कोई भी है, चुपचाप रुक जा, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। इंस्पेक्टर ने उस साये के बाएं पैर को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। रहस्यमयी शख्स चीखते हुए गिरा। इंस्पेक्टर दौड़कर वहां पहुंचा, मगर तब तक वो रहस्यमयी इंसान गायब हो चुका था। कमाल है, गोली लगने के बाद भी गायब हो गया। इंसान है या भूत? खैर, अगर मेरा शक सही है तो शायद मैं उसे पहचान चुका हूँ। अब वो ज्यादा देर तक पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। आज से तकरीबन 1 महीने पहले मानिकपुर गांव के नुक्कड़ पर लालचंद के मोमो का ठेला था, जिस पर ग्राहकों की भीड़ हमेशा बनी रहती थी। अरे वाह भैया, नरम गरम मोमो का तो स्वाद ही बेजोड़ है। ऊपर से आपकी ये लाल चटनी भाई कान से धुएं निकलवा देती है। हाँ लालचंद चाचा, पैसे आप भले 20 रुपए पर प्लेट लेते हो, पर स्वाद से कोई समझौता नहीं करते। हाँ बिटिया, भले 2 पैसे ज्यादा लगे, मगर स्वाद और सेहत दोनों बरकरार रहनी चाहिए। सभी बातें कर ही रहे थे कि तब तक लालचंद की पत्नी दुलारी घबराई हुई वहां पहुंची और लालचंद के कान में फुसफुसाते हुए बोली, वो आपने देखा? अरे क्या देखा भाग्यवान? वो जीतन भैया, जिसे परसों रात आपने उधार पैसे देने से मना किया था, उन्होंने भी अपना मोमो का ठेला खोल लिया और इधर ही लगाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, खैर कोई बात नहीं दुलारी, मैं किसी का धंधा तो बंद नहीं करवा सकता। बस देखना चाहता हूँ इसी कीमत पर यही स्वाद जीतन कैसे बनाए रखता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तब तक जीतन भी अपना ठेला लेकर आते हुए आवाज लगाने लगा। हाँ मनिकपुर के भाइयों बहनों, आ गया आपके गांव कंपनी का प्रचार, पब्लिक के फायदे वाला मोमो। मात्र 1 रुपए में गर्मा गर्म मोमो, लाल चटनी और भरपूर मेयोनी के साथ। आइए आइए। मात्र 1 रुपए के मोमो का नाम सुनकर लालचंद और पब्लिक के तो तोते उड़ गए। 1 रुपए के मोमो? क्या कागज के मोमो है क्या भाई? एक बार तो खाकर देखना ही चाहिए। आओ भाई लोगों, ये 1 रुपए के मोमो का स्वाद लिया जाए। पब्लिक जीतन के ठेले पर टूट पड़ी। इधर लालचंद और दुलारी रंग उड़े हुए चेहरे से ये सब देख रहे थे। उधर जीतन सभी को मोमो पकड़ाते हुए फोन पर किसी रहस्यमय शख्स से बात कर रहा था। हेलो, हाँ सेठ जी, आपका आइडिया तो सचमुच कमाल निकला। ये सब तो ठीक है, मैंने जो समझाया था वो अच्छे से याद है ना? अरे हाँ हाँ सरकार, सब याद है, आप बस देखते जाओ मेरा कमाल है। उधर मानिकपुर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अभय और हवलदार सूरज गांव के ही एक बूढ़े सेठ से बातें कर रहे थे, जिन्होंने आपको ये लाखों के नकली नोट देकर आपसे अनाज लिया। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? पहचान तो लूंगा साहब, पर वो इस गांव के नहीं लग रहे थे। कमीनों को दया भी नहीं आई, एक बीमार बुजुर्ग की पूंजी लूटते हुए। आप निश्चिंत रहें सेठ जी, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, क्योंकि कानून भले धीमी चाल चले, मगर तेज से तेज मुजरिम को एक न एक दिन अपनी गिरफ्त में दबोच ही लेता है। अपना बयान देकर सेठ वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद गांव की बूढ़ी दादी शामली देवी, जो कि पुश्तैनी जमींदार थी, वो कुछ शहरी बिजनेसमैनों से अपनी एक जमीन का सौदा कर रही थी। बाबूजी, ये जमीन नहीं, बिल्कुल खरा सोना है। आप इसमें चाहे खेती करें या बिल्डिंग बनाएं, फायदा ही होगा। मुझे तो मेरे पति के गुजर जाने के बाद ये जमीन अपनी बेटियों की शादी के लिए बेचनी पड़ रही है, वरना मैं इसे कभी नहीं बेचती। आप फिक्र ना करिए माता जी, हम इसीलिए तो आपकी जमीन को 2 गुना दाम दे रहे हैं, ताकि आप शान से अपनी बेटियों की शादी भी कर पाएं और बाकी की जिंदगी चैन से गुजार पाएं। हाँ ये लीजिए माता जी, आपके पूरे 20 लाख रुपयों से भरा बैग। अरे वाह बेटा, ये तो सारे 2000 के करारे नोट हैं। आप लोग भले आदमी लगते हो, इसलिए मुझे इसे गिनने की जरूरत नहीं। इसे सीधा बैंक लेकर जाऊंगी।
अच्छा लाओ, किस कागज पर अंगूठा लगाना है? लीजिए माता जी, इस पर अंगूठा लगा दीजिए। उन लोगों ने न सिर्फ दादी को पैसे दिए बल्कि उन्हें गांव की बैंक के सामने भी छोड़ा और वहां से चले गए। उसी रोज शाम को पुलिस थाने में, हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कमीनों ने सारा पैसा नकली दे दिया है और जमीन भी लिखवा ली। अब मैं अकेली बेसहारा अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगी? दादी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाएं। हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे, बस आप हमें सब शुरू से बताइए। आज से कुछ रोज पहले एक कार में 3 लोग मेरे घर आए। उन्होंने अपने आप को सरकारी टावर लगवाने वाला बताया और मेरी जमीन के दुगने दाम देने की बात कही। मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी और सोने जैसी जमीन मुफ्त में गंवा बैठी है। अरे दादी, उन्होंने नकली पैसे से आपकी जमीन खरीदी है ना, अब जब वो जमीन पर कब्जा करने आएंगे तब उन्हें दबोच लिया जाएगा, है ना? तभी गांव का सरपंच तारा सिंह अंदर आते हुए बोला, वो जमीन कब्जा करने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही ये जमीन मुझे बेच दी। आपको बेच दी? आपने हमें बताना सही नहीं समझा, हाँ? इंस्पेक्टर साहब, जैसे माता जी को उन्होंने अपनी बातों में फंसा लिया, वैसे मैं भी उनकी बातों में आ गया। अब सारे जमीन के कागजात सही थे, जमीन मेरी देखी हुई थी तो मैंने खरीद ली। उस वक्त मुझे क्या पता था कि ये जमीन शामली देवी से उन्होंने नकली पैसे देकर खरीदी है, वरना वहीं दबोच लेता। आज तो हद होगी, ये रहस्यमयी चोर बिना सुराग छोड़े हमारी नाक के नीचे अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं और हम खामोशी से देख रहे हैं। होना हो या इस गांव में कोई तो है जो उन कमीनों की मदद कर रहा है। मुझे कोई प्लान बनाना होगा। इस घटना के कुछ महीनों बाद तक गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन उधर लालचंद के मोमो को अब कोई नहीं पूछ रहा था। लगता है अब ये मोमो का धंधा छोड़ना होगा, क्योंकि जो स्वाद मैं 20 रुपए के मोमो में दे रहा था, वही स्वाद जीतन 1 रुपए में न जाने कैसे खिला रहा है। अब कौन ऐसा बेअक्ल ग्राहक होगा जो अच्छा स्वाद 1 रुपए में छोड़कर 20 में खाएगा? आप चिंता मत करो जी, ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। जो धंधा जीतन भैया 1 रुपए के मोमो बेचकर कर रहे, वो किसी भी तरह से ईमानदारी का तो नहीं लगता। ईश्वर सब देख रहे होंगे। उधर ग्राहकों से घिरा हुआ जीतन अपने ठेले पर लालचंद का ठेला देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है। सब वक्त की माया है। कल तक जो लालचंद पूरे गांव में मोमो के धंधे की वजह से सेठ बना फिरता था, आज उसकी दुकान पर मक्खियां भी पर नहीं मार रही। इसे याद होगा इसने कैसे एक बार जीतन को 1000 रुपए के लिए तरसाया था। आज ये उसी का परिणाम भोग रहा है। तभी जीतन की दुकान पर पुलिस की एक जीप आकर रुकी, जिसमें से इंस्पेक्टर अभय और हवलदार सूरज बाहर आते हुए बोले, अरे वाह जीतन सेठ, 1 रुपए के मोमो। आखिर इसमें लागत कितने की होगी भाई, और मुनाफा कितने का? पुलिस को अचानक से देखकर जीतन सकपका गया और उसने कहा, साहब जी, ये तो स्टार मोमो कंपनी का प्रचार है। वो मुझे मोमो 1 रुपए में बेचने को कहते हैं और मुनाफा भी खुद ही देते हैं। अरे वाह, अच्छा लाओ हमें भी तो टेस्ट कराओ स्टार मोमो के 1 रुपए वाले मोमो। इंस्पेक्टर और हवलदार जीतन के यहाँ का मोमो खाते हैं और कुछ सामान्य से सवाल करके चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों बाद मानिकपुर गांव में एक सेठ और उसका मैनेजर आते हैं, जो गांव के कई पैसे वालों और सरपंच से मिलकर बताते हैं, हमारा नाम किफायत चंद है और ये हमारे मैनेजर करमलाल है। हमारा सोने चांदी के एंटीक गहनों का कारोबार है। पुलिस से बचा के वैसे तो हम इन्हें कलकत्ता बेचने जा रहे थे, मगर इसे कोई लेने वाला हो तो हम कुछ यहाँ भी बेच कर जाएंगे। अरे किफायत चंद जी, इतने पैसे हम गरीबों के पास कहाँ?
रुकिए कुछ दिन, इस गांव में आपका माल कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। यही बात वो दोनों गांव में घूमते हुए जीतन के ठेले पर भी जाकर कहते हैं। फिलहाल तो जीतन कुछ नहीं बोलता, मगर मोमो के पैसे काटने के बाद खुले पैसों के साथ उन्हें एक पर्ची देता है, जिस पर लिखा था आज रात 8 बजे पुरानी मिल के पास। किफायती चंद सेठ और मैनेजर करमलाल कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अभय और हवलदार सूरज थे। उन्होंने अपराधियों को उनकी बिल से बाहर निकालने के लिए ये सब ड्रामा किया था। रात के वक्त पुलिस ने मिल को चारों तरफ से घेर लिया था, जब एक काला साया इंस्पेक्टर अभय के सामने से भागा था। अब आगे वो साया एक पैर से लगड़ाता हुआ पीछे से सरपंच के घर में दाखिल हो जाता है। सरपंच जी, ये पुलिस की एक चाल थी, पर मैं खुशकिस्मती से बच के यहाँ आ गया। हरामजादे, तू बचता या डूब मरता, पर तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तेरे पीछे यहाँ तक पुलिस भी आ सकती है। मैं फंसना नहीं चाहता। क्यों आया तू यहाँ? इतना बोलकर सरपंच अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस पर अपनी गोली दागने वाला होता है, मगर तब तक एक गोली चलती है और उसके हाथ पर आकर लगती है। तब तक इंस्पेक्टर अभय अपनी टीम के साथ अंदर आते हुए बोला, अरे मैं बताता हूँ सरपंच साहब, यो यहाँ क्यों आया? क्योंकि जब कुत्ते की मौत आती है ना, तो वो ना तो जंगल में भागता है न गांव में, भाई वो चुनता है रोड, क्योंकि उसे उसका हश्र पता होता है। क्यों भाई, 1 रुपए के मोमो वाले जीतन, सही कहा ना? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन्हें और सरपंच की कोठी की अच्छी तरह से जांच करो। पूरी कोठी की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को नकली नोटों को छापने की पूरी फैक्ट्री मिलती है, जहां से नकली नोटों से भाड़े के लोगों द्वारा गांव के लोगों की असली वसीयतें और सामान खरीदे जा रहे थे। पुलिस सरपंच की प्रॉपर्टी जब्त करके जीतन और सरपंच को जेल ले जाती है। मैंने ये सब अपनी तंगहाली से परेशान होकर शुरू किया इंस्पेक्टर साहब। मैंने जितने भी धंधे और नौकरी की थी, किसी में सफल नहीं हुआ था, और जब अपनी तंगहाली से परेशान हो गया तो सरपंच ने मुझे अपने नकली नोटों के गैंग में शामिल होने को कहा। मैं हो गया और अपने दुश्मन लालचंद को नीचा दिखाने के लिए उसी के बगल में दिखावटी 1 रुपए के मोमो का धंधा खोल लिया। तब मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब मैंने तुम्हारा 1 रुपए के मोमो का धंधा देखा था। बड़ा 1 रुपए में मोमो में आदमी क्या ही मुनाफा कमाता भाई। और रही बात यो सरपंच की, तो भाई जिस दिन इन्होंने शामली देवी की जमीन खरीदी थी, भला इन्हें चोरों पर शक कैसे नहीं हुआ? बहरहाल भाई, अपराध की रफ्तार तेज होती है मगर उम्र लंबी नहीं होती। मैं उन लोगों को भी जल्द पकड़ लूंगा जो इसमें तुम्हारा साथ देते थे। खैर, अब तुम दोनों भाई यहाँ तब तक सड़ोगे जब तक कि तुम्हारी बेल कोई नहीं कराता। तकरीबन 6 महीने बाद जेल का दरवाजा खुलता है और हवलदार सूरज जीतन से कहता है, जीतन बाहर आ जाओ, तुम्हारी बेल हो गई है। मेरी बेल? भला मेरी बेल कौन करा सकता है? जीतन बाहर निकलकर देखता है लालचंद और उसकी पत्नी दुलारी खड़े हैं। अरे जीतन भाई आओ, आखिरकार हम तुम्हें बेल दिलाने में कामयाब हुए। तुमने देखा, लालच और अपराध ने तुम्हें आसमान में उड़ाते उड़ाते कहाँ लाकर पटका। खैर, अब तुम आजाद हो। अब ईमानदारी का दामन पकड़कर चलना। हाँ जीतन भैया, पुरानी बातें भूलकर हम चाहे तो साथ मिलकर दोबारा से मोमो का धंधा खड़ा कर सकते हैं, यानी आपके बनाए स्वादिष्ट मोमो और हमारी ईमानदारी। देखना, हमारी मेहनत रंग लाएगी। जीतन उन दोनों के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। कुछ ही दिनों में मानिकपुर गांव में एक बार फिर से ईमानदारी के गर्मा गर्म मोमो का बोलबाला हो गया, पर इस बार मोमो 1 रुपए के नहीं बल्कि अपने पुराने दाम 20 रुपए के थे, जिसे 2 जिगरी यार लालचंद और जीतन मिलकर चलाते थे।